नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के गढ़वा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए विकास प्रीतम सिंह ने ट्वीट किया कि जनता का जोश और उत्साह बता रहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बननी तय है। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी के विकास और प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन और व्यापक उपयोग के लिए कई बड़ी पहल की है और 2014 से 2024 तक का कालखंड भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरवमयी कालखंड है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने 5 और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर राजभाषा हिंदी का गौरव बढ़ाने का काम किया। और वही उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह हादसा अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सीएम योगी की तारीफ की है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो स्थिति अलग होती। अगर साहस नहीं तो पुलिस क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों से वैसे ही निपटा जाना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया था। మనందరికీ జరిగినట్టే ఇది ఇంత మాత్రం ధైర్యం లేని కాడికి ఎందుకు పోలీసు ఉండటం బాధ్యత కదా పోలీసుకి రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఉన్నారు దేనికి ఓట్లు అడగడానికా బాధ్యత నిర్వర్తించడానికి కాదా ఇది అందరూ ఆలోచించాలి నేను అడగలేక కాదు నేను తీసుకోలేక కాదు హోంశాఖ నేను హోంశాఖ తీసుకున్నానంటే మనకు పరిస్థితులు చాలా చాలా వేరుగా ఉంటాయి మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్ కి ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ అప్పుడు కానీ మీరు మాటినరు అప్పుడు కానీ మాటినరు ఇంకా అలాంటి పరిస్థితిని నెట్టేస్తున్నారు మమ్మల్ని అందరినీ మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటారా మీరు ఆలోచించుకోవాలి ప్రతి और गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने हाल ही में गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों के खिलाफ लाठीचार्ज हिंसा की हाई कोर्ट की सीधी निगरानी में एसआईटी जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। अधिवक्ता जवाहिर यादव के माध्यम से दायर आपराधिक रेट याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जिला मजिस्ट्रेट की कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी अनुरोध किया है।
प्रार्थना में प्रतिवादियों को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसार बार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में रोकना और पुलिस आयुक्त को जिला न्यायाधीश की अदालत और पूरे अदालत परिसर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने और इसे एसआईटी को भेजने का निर्देश भी शामिल है। प्रभावी जांच के लिए गौरतलब है कि लाठी चार्ज की घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के रूप में अंदर वकीलों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करते देखा जा सकता है। वहां वकील कुर्सियां फेंकते नजर आए। और नोएडा सेक्टर 44 थाना क्षेत्र में खूनी वारदात का मामला सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट में आए एक दंपत्ति पर मामूली विवाद के चलते एक अभियुक्त ने मारपीट कर दी और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस मामले में घायल की तहरीर के आधार पर केस पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीड़ित का मेडिकल कराया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया और थाना सेक्टर 20 पुलिस ने चंद घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर नोएडा से, जहां थाना सेक्टर 49 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से चेकिंग के दौरान बरौला गांव से एक अभियुक्त दिलखुश जाधव को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक अवैध देसी तमंचा बरामद किया गया है। बता दें कि 21 वर्षीय अभियुक्त पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और वहीं 2 नवंबर रात 2024 को वादी द्वारा थाना दादरी पर प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई के साथ मारपीट कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा 524/2024 धारा 115(2) और 352/351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 4 नवंबर 2024 को थाना दादरी पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से उपरोक्त अभियुक्त में वांछित को गिरफ्तार किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस की वृद्धि की गई है। और उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और जागरूकता हेतु अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं का त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से थाना नॉलेज पार्क लॉयड तिराहा पर पुलिस पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। पुलिस पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है और इस बूथ पर महिला पुलिसकर्मी ही तैनात होंगी, जिससे शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी परेशानी बताने में किसी प्रकार की हिचक महसूस न हो। और पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में दिनांक 4 नवंबर 2024 को नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा राघव ग्लोबल स्कूल सेक्टर 122 एवं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सेक्टर 31 में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और यातायात के नियमों के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई एवं बताया गया कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है, जीवन अनमोल है, इसलिए वाहन को सावधानीपूर्वक ही चलाएं। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें एक योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के माध्यम से योगी सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी है और इसके साथ ही अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ साथ लोन या फिर किसी अन्य स्रोत से पैसों की व्यवस्था करती है। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विदेशी निवेश के बढ़ने की संभावना है। और वहीं लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी ली। 4,909.92 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई है। ये प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत देश के 99 प्राथमिकता वाली AIBP वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत मध्यगंगा नहर परियोजना चिन्हित किया गया। हमारी 2022-23 तक परियोजना के अंदर मुख्य नहर बहजोई शाखा एवं प्रणाली तथा चंदौसी शाखा के किलोमीटर 0 से और किलोमीटर 6 तक का सफल परीक्षण संचालन 3 बार किया जा चुका है। मध्य नहर गंगा परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना पूर्ण होने से जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों को 4,10,348 लाभ प्राप्त करेंगे और कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। ये मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना में जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों के 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे तथा कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। परियोजना का जो लाभ प्राप्त करेंगे जनपद अमरोहा मुरादाबाद और संभल के 11 जो डार्क जोन के विकास खंडों में भूजल रिचार्ज सामान होने में मदद मिलेगी। दूसरी परियोजना हमारी है ललितपुर में भौरट बांध परियोजना। ये भौरट बांध परियोजना है ललितपुर की भौरट बांध। ये द्वितीय पुनर्रचित लागत है इसका 1,237.2501 करोड़ के व्यय के प्रस्तावित है स्वीकृति प्रदान की गई। ये ललितपुर के तहसील महरौनी विकासखंड में ग्राम भैराघाट के समीप जामनी नदी पर पूर्व में जामनी बांध निर्मित है, जिसकी बानपुर रजवाहा की नहर प्रणाली की टेल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु जामनी बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित बौरन बांध का निर्माणाधीन है। ये बौरन बांध की कुल लंबाई 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है और ये 16,000 हेक्टेयर यानी 9,000 हेक्टेयर खरीफ में और 7,000 हेक्टेयर रबी में और 33 ग्रामों में इसका लाभ मिलेगा और 8200 कृषक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और 1 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग आबादी हमारी लाभ प्राप्त करेगी। तीसरा है केन बेतवा। केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1,191 करोड़ की है। व्यय प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत प्राय द्वीपीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को
ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा, और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगाशरण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1,191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचन क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट, खासतौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी, प्रदेश में परा शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशु शिक्षकों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु हैं, 330.16 लाख मैंसवंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं, इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस, जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु शिक्षकों की संख्या सीमित है। देश में पशु शिक्षकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु शिक्षक उपलब्ध है, जो काफी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु शिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट्स के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन है। संप्रति देश में पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में
पूर्ण रूपेण कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के घटक रूप में पशु शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार किए जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी परा चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स संचालन की नीति तैयार की गई है। इससे जो समस्या आती थी डॉक्टरों की वो हल हो जाए। थैंक यू। नई संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी ली जाती। एक है आपका? हाँ, एक बहुत ज्यादा एक है, वो बात है ये तुमको बोल रहा। श्री नितिन अग्रवाल जी, शीरा नीति के बारे में जो इस बार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, शीरा नीति के बारे में हमारे पास जो लिस्ट आई थी ठीक। आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश 2024-25 की शीरा नीति पे अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई शीरा नीति आज अनुमोदित हुई है। हम 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर जो शीरा वर्ष होता है उसको हम 1 नवंबर से शुरू होता है और 31 अक्टूबर को वो शीरा वर्ष खत्म होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में देसी मदिरा के लिए शीरे का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देसी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टलरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देसी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देसी मदिरा का प्रतिशत 46% एक बड़ा चंक देसी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह अब फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।